हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 से कार्ल मैनहीम को। तो आइए देखते हैं। तो कार्ल मैनहीम का जो जन्म है वह 1893 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनका जो दीक्षा शिक्षा हुआ था सब हंगरी में ही हुआ था। 1919 में ये हंगरी से जो है जर्मनी चले गए और जहाँ पर इन्होंने विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य किया। 1933 में जर्मनी में हिटलर की सत्ता आने के बाद वहाँ पे नाजीवाद का विकास हुआ, जिस कारण उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया और जर्मनी छोड़कर वह इंग्लैंड वापस आ गए। यहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में अपना जो है शैक्षणिक जीवन को जारी रखा, अर्थात पढ़ाने अध्यापन का कार्य जो है इन्होंने जारी रखा। इन्हें प्रमुखतः ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए जाना जाता है। तो इस बार इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आया था जो आगे डिटेल में दिया है। तो ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए जाना जाता है। ज्ञान के समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कार्ल मैनहीम ने लिखा है कि यह विचारधाराओं का सामाजिक एवं अस्तित्वात्मक नियंत्रण का एक सिद्धांत है। तो इन्होंने कहा जो ज्ञान का समाजशास्त्र होता है, इससे होता क्या है कि जो अस्तित्व में है, सामाजिक अस्तित्व में है, विचारधाराएं, उनका नियंत्रण का कार्य जो है ज्ञान का समाजशास्त्र करता है। उन्होंने माना कि समस्त ज्ञान और विचारों का नियंत्रण सामाजिक संरचना एवं ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंतर्गत विशिष्ट दशाओं द्वारा होती है। अतः मैनहीम के अनुसार तो इनका मानना है कि जो समस्त ज्ञान या विचार हैं समाज में, वह सामाजिक संरचना की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट दशाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः मैनहीम के अनुसार जो है विचारधारा अनिवार्यता एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित करती है। तो इन्होंने कहा जितनी भी विचारधाराएं होती हैं उनका एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य होता है या परिस्थिति होता है, उसको प्रदर्शित करते हैं और स्थान विशेष के संदर्भ में सापेक्षिक होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो विचारधाराएं होती हैं उनका जो है खुद का एक परिप्रेक्ष्य होता है, परिस्थिति होती है, उसकी झलक उसमें दिखती है और प्रत्येक विचारधारा अपने स्थान और संदर्भ में अलग अलग होती है, अर्थात सापेक्षिक होती है। उनका अपना अपना महत्व होता है, ऐसा कार्ल का मानना है। आगे ज्ञान के समाजशास्त्र के बारे में इनका जो प्रमुख तर्क रहा है वह प्रमुख बिंदुओं में है कि समाज में जो ज्ञान की रचना होती है वह समाज के संगठन अर्थात उसकी संस्कृति और संरचना द्वारा निर्धारित होती है। तो इन्होंने कहा जो भी ज्ञान है वहाँ की संस्कृति कैसी है, संरचना कैसी है, उसके आधार पर वहाँ का ज्ञान भी विकास होता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति क्या जानते हैं, उनकी क्या परिस्थिति पर निर्भर करता है, जो उनकी संरचना में उनकी होती है। इन्होंने कहा व्यक्ति के पास उतना ही नॉलेज होगा या ज्ञान होगा जो उनकी समाज में स्टेटस या परिस्थिति है, उस पर ही निर्भर करेगा कि व्यक्ति क्या जानता है क्या नहीं जानता है। जैसे एक डीएम है, उसको पूरे संविधान और कानून के बारे में पता रहेगा क्योंकि वह उस ऐसी परिस्थिति पे है, जज है, लेकिन एक आम आदमी जो है उसे संविधान के बारे में नहीं पता होगा। ऐसा मैं जो है कार्ल का मानना है कि व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को क्या पता है। साथ ही सामाजिक वर्ग जैसे कारक भी ज्ञान की रचना को प्रभावित करते हैं, किंतु यह पूर्णतः वर्ग जैसे कारकों द्वारा निर्धारित नहीं होता। इन्होंने कार्ल मार्क्स जो है उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि जो ज्ञान होता है उसका निर्धारण सामाजिक वर्ग के माध्यम से भी होता है, मतलब प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है, लेकिन केवल और केवल उस पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, जैसा कि मार्क्स ने माना है। मैनहीम वेबर और मार्क्स दोनों से प्रभावित थे। इन्होंने ज्ञान की व्याख्या मार्क्स के वर्ग कारकों और वेबर के परिस्थिति समूह के भिन्न सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में की है।
तो इन्होंने जो ज्ञान की व्याख्या की है उसमें इन्होंने मार्क्स के वर्ग कारकों को लिया और वेबर की परिस्थिति समूह को मिलाकर जो है अपनी व्याख्या की है। आगे सामाजिक वर्ग की भांति व्यक्ति पीढ़ी भी, इन्होंने कहा सामाजिक वर्ग की भांति व्यक्ति की पीढ़ी भी व्यक्ति के सामाजिक ऐतिहासिक काल विशिष्ट स्थान आदि को प्रदान करती है। फलस्वरूप व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार से सोचने समझने में अभ्यस्त हो जाता है। इन्होंने कहा जिस प्रकार वर्ग व्यक्ति को उसकी विचारधारा को प्रभावित करता है, उसी तरह व्यक्ति को उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृतियाँ या कल्चर आ रही हैं वह भी प्रभावित करती हैं। कार्ल मैनहीम के समस्त लेखनों को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण में इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान दिया है, उसकी व्याख्या की गई है। तो वह इस प्रकार है कि उन्होंने बताया कि कार्ल मैनहीम इस बात पर बल देते हैं कि जो ज्ञान के समाजशास्त्र का विकास जो है संभव है, क्योंकि सामाजिक संरचना और ज्ञान के स्वरूपों में एक सहसंबंध है तथा कुछ विशिष्ट सामाजिक समूहों की सदस्यता व्यक्ति की आस्थाओं को भी प्रभावित करती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस बार यह जो पॉइंट करके पूछा गया था एग्जाम में, तो इसलिए जो है थिंकर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी जो उन्होंने बताया उसको पॉइंट दर पॉइंट करके पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जो सामाजिक संरचना और ज्ञान के स्वरूप होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अर्थात पारस्परिक जुड़े हुए होते हैं तथा कुछ विशिष्ट सामाजिक समूह की सदस्यता में व्यक्ति जो है कि आस्थाओं को भी प्रभावित करती है। अर्थात किसी ऐसे समूह का सदस्य व्यक्ति होता है जहाँ पर उसकी आस्थाएं भी प्रभावित हो जाती हैं, अर्थात उन्हें आस्थाओं से हटकर भी कार्य करना होता है। अगला पॉइंट है कि मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र के सापेक्षिक प्रभावों को जानने का प्रयास किया है। इनका विचार था कि यदि सभी विश्वास और आस्थाएं समाज का प्रतिफल हैं, तब वास्तविक विश्वासों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि न ही सत्य का कोई स्वतंत्र मापदंड हो सकता है। तो मैनहीम मानते हैं कि जो विश्वास और आस्थाएं हैं, अगर इनका जो है यह समाज के द्वारा ही निर्धारित हो जाती हैं, तो यहाँ पे वास्तविक जो विश्वास होते हैं उनका कोई स्थान नहीं हो सकता। तो न ही कोई स्थान होगा वास्तविक विश्वासों का, न ही वह सत्य होंगे और न ही स्वतंत्र उनका मापदंड होगा। तो इनका कहना यह था कि जो है व्यक्ति जो है, अगर समाज जो समूह जो है विश्वास और आस्थाओं को अपने हित के अनुसार प्रभावित करता है, अगर वास्तविक जो है समाज के द्वारा ही विश्वास निर्धारित होती हैं, आस्थाएं निर्धारित होती हैं, तो वह वास्तविक जो विश्वास होंगे उनका कोई स्थान नहीं होगा और न ही वह सत्य होंगे, न ही वह स्वतंत्र होंगे। समाज उसे अपने अनुसार उपयोग करेगा। प्रारंभ में उन्होंने समाज के रूप में स्वतंत्र प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की और बाद में उन्होंने यह स्वीकार किया कि वास्तविकता का निर्धारण सामाजिक मूल में होता है। यह कथन जो है गलत है। इन्होंने अपने लेखनों में यह बताया कि जो वास्तविकता का निर्माण केवल सामाजिक मूल के आधार पर होता है, यह कथन जो है गलत। इसको मानते हुए मैनहीम कहा उसमें कई अन्य कारक भी जो है प्रभावित करते हैं। मैनहीम ने ज्ञान और विचारधारा की मार्क्सवादी व्याख्याओं को अस्वीकार किया है, जिनके संबंध में उनका विचार था कि जो मार्क्सवादी व्याख्याएं समस्त ज्ञान को वर्ग की सदस्यता के रूपांतरित कर देती हैं। तो इन्होंने मार्क्सवादियों की जो विचारधारा थी, कहा कि इन्होंने जो है ज्ञान को केवल 2 वर्गों में सीमित करके रख दिया है, जैसे एक पूंजीपति वर्ग, एक बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के रूप में इन्होंने कहा कि केवल इसी में सीमित करके जो है मार्क्सवादी विचारधाराएं रखती हैं। मैनहीम के दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का जो स्वरूप होता है उसके कई सामाजिक समूह और प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे किसी ज्ञान के निर्धारण में व्यक्ति की पीढ़ी, पंथ, वर्ग, प्रतिस्पर्धा, समूह आदि कई तरीके से जो है प्रभावित होते हैं या जुड़ा हुआ होता है।
तो जहाँ मार्क्सवादी मानते हैं केवल केवल ज्ञान का विकास व्यक्ति जिस वर्ग में होगा उस प्रकार से उसकी विचारधारा रहेगी, वहीं मैनहीम मानते हैं कि व्यक्ति की विचारधारा के ऊपर जो है ज्ञान के ऊपर अन्य जैसे पीढ़ी, पंथ, वर्ग, प्रतिस्पर्धा, आस्था, समूह आदि का जो है प्रभाव पड़ेगा। मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र की नींव अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक विचारधारा और कल्पना लोक, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में किया है। तो यह भी पुस्तक महत्वपूर्ण है क्योंकि यही बार बार पूछी जाती है। ये नव मार्क्सवादी विचारक जॉर्ज लुकाक्स से गहरे प्रभावित थे। इन्होंने लुकाक्स के मार्क्सवादी वैचारिक ढांचे को नया रंग जो है प्रदान किया है। मैनहीम ने लुकाक्स के इस विचार को स्वीकार किया है कि मनुष्यों का चिंतन उसकी सामाजिक अस्तित्व अर्थात जीवन से निर्धारित होता है, किंतु वह इसे वास्तविक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। वास्तविक ज्ञान या चेतना प्राप्त करने की क्षमता सर्वहारा वर्ग में नहीं होती है। तो इस बात को स्वीकार करते हुए जो है मैनहीम कहते हैं कि जो लुकाक्स का कथन है कि मनुष्यों का चिंतन उसकी सामाजिक अस्तित्व जीवन से निर्धारित होता है, किंतु इसे वास्तविक ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। वास्तविक ज्ञान या चेतना प्राप्त करने की क्षमता जो है सर्वहारा वर्ग में नहीं होती है। इसको आगे व्याख्यात करते हुए मैनहीम कहते हैं कि केवल बुद्धिजीवी या मनीषी ही यह स्पष्ट करने में समर्थ हैं कि मनुष्यों का चिंतन उनकी सामाजिक संरचनाओं, प्रथाओं, आकांक्षाओं को किस प्रकार प्रभावित होता है। तो यहाँ लुकाक्स जो कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग में इतनी क्षमता नहीं है कि वह वास्तविक ज्ञान को जान सके। कुछ बुद्धिजीवी लोग ही होते हैं जो इस बात को सत्यापित कर सकते हैं कि सामाजिक संरचनाएं, प्रथाएं, आकांक्षाएं किस प्रकार व्यक्ति की विचारधारा को प्रभावित करती हैं। वे इस ज्ञान को अपनी मस्तिष्क की छलनी में छानने में समर्थ हैं और इनके प्रभाव को अलग अलग बता सकते हैं और इस प्रकार वे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा जो मनीषी या बुद्धिजीवी लोग हैं वह विचारधाराओं को तोड़ तोड़ करके या संश्लेषण विश्लेषण करके यह पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है कि संरचनाएं किस प्रकार से व्यक्ति की विचारधारा आदि को प्रभावित करती हैं, उसका जो है मनीषी या बुद्धिजीवी लोग पता लगा लेते हैं। ऐसा कार्ल मैनहीम का मानना था। आगे इन्होंने कहा किसी जन समुदाय के सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से निर्धारित होने वाला मिथ्या ज्ञान दो प्रकार से होता है। इन्होंने कहा जो सामाजिक जीवन की परिस्थिति के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है वह दो प्रकार का होता है, जिसे इन्होंने एक को कहा विचारधारा, दूसरे को कहा कल्पना लोक। विचारधारा के संदर्भ में यह कहते हैं कि यह एक ऐसी मिथ्या चेतना है जो वर्तमान को उचित मानकर उसे बचाए रखने और संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। तो इन्होंने कहा विचारधारा ऐसी चीज है या ऐसा चेतना है जो उचित है, वर्तमान में जो चल रहा है उसे सही मानते हुए और उसका संरक्षण प्रदान करता है कि ऐसे चलने दिया जाए, उसमें त्रुटि न हो। लेकिन कल्पना लोक के अनुसार यह ऐसा मिथ्या ज्ञान है जो वर्तमान व्यवस्था को गलत मानता है और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, जिन्हें स्वार्थ के धरातल पर साकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के स्वरूप में जैसे मार्क्स ने पूंजीवादी समाज को जो है शोषणकारी समाज के रूप में देखा है और परिवर्तन की कल्पना करते हैं कि साम्यवादी समाज आएगा या समाजवाद आएगा, इसके रूप में। अपने इसी चिंतन के आधार पर मैनहीम ने मार्क्स के वर्ग विहीन समाज के सिद्धांत को कल्पना लोक मानते हुए उसे मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में रखा है। तो इन्होंने कहा है कि जो विचारधाराएं कुछ ऐसी होती, विचारधारा जो है पहली, उसमें ऐसे ज्ञान को शामिल किया जाता है जो वर्तमान को सही मानकर चलता है कि जो हो रहा है वह सही है और आगे ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन कल्पना लोक में जैसे मार्क्स ने माना है कि जो हो रहा है वर्तमान में यह गलत है, इसको मानकर चलता है और परिवर्तन करने का प्रयास करता है, जैसा मार्क्स ने
वर्ग विहीन समाज की कल्पना करके बताया है। मैनहीम की इस धारणा की कटु आलोचना हुई कि समस्त ज्ञान की आवश्यक रूप में एक वैचारिकी है। इन मैनहीम की जो धारणा थी, इन्होंने कहा जो सभी ज्ञान हैं एक आवश्यक रूप से वैचारिकी हैं। इसकी आलोचना करते हुए उन पर यह आरोप लगाया गया कि यह पूर्णतः सापेक्षवाद के शिकार हो गए और वे इसका खंडन करने में असफल रहे। तो कई विचारकों ने यह बताया कि यह सापेक्षवाद के शिकार हो गए हैं और ज्ञान का जो आवश्यक रूप है वह एक वैचारिकी के रूप में देखा जाता है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में पाए जाने वाला ज्ञान अपने जगह जो है सही है, अर्थात सापेक्षवादी है। तो इनमें यह आरोप लगाया गया और इसका खंडन करने के लिए वे प्रयास किए पर सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान का एक भाग के रूप में सापेक्षवाद का इन्होंने मैनहीम कहते हैं कि हम जो ज्ञान का एक भाग के रूप में सापेक्षवाद का मुकाबला या उपयोग करते हैं। इन्होंने कहा जिसे सत्य समझा जा सकता है, इन्होंने कहा जिसके माध्यम से हमें सापेक्षवाद के माध्यम से सत्य समझा जा सकता है, जिसका निर्धारण सामाजिक रूप से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्य कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं होता है, अर्थात इस आधार पर इन्होंने कहा कि समूह के साथ ही जो है व्यक्तिनिष्ठ आधार को प्रस्तुत करते हैं, वस्तुनिष्ठ आधार नहीं हो सकता है। हर सत्य जो है वह अपने सापेक्ष में सही है, अर्थात अपने व्यक्तिगत के लिए सही है, सार्वभौम नहीं है। इसलिए इन्हें वस्तुनिष्ठ आधार न मानकर व्यक्तिनिष्ठ आधार मानते हैं आलोचक। द्वितीय चरण में मैनहीम की वे कृतियां आती हैं जिन्हें बहुत अधिक सराहना प्राप्त नहीं हुई है। इन कृतियों में इन्होंने पुनर्संरचना युग में मानव और समाज 1935 में सामाजिक पुनर्निर्माण का विश्लेषण किया है कि सामाजिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं। इसकी व्याख्या इन्होंने अपने पुनर्संरचना युग में मानव और समाज 1935 में किया है। मैनहीम के अनुसार जो आधुनिक समाज है वह जनपुंज समाज है, जन समाज है या मास सोसाइटी है। ऐसे समाज अतिशय व्यक्तिवादिता के शिकार लोगों से निर्मित होते हैं। इन्होंने कहा जो वर्तमान समाज या आधुनिक समाज है इसमें व्यक्तिवादिता के लोग शिकार होते हैं या व्यक्तिवादी लोगों का जो है एक समूह के रूप में होता है जिनमें आपस में कोई सामाजिक रिश्ते नहीं होते हैं। इन्होंने कहा व्यक्तिवादिता के शिकार होते हैं, कोई सामाजिक रिश्ते न होकर केवल लाभ के लिए रिश्ते बनाते हैं। इन समाजों में लगाव और जीवन के अर्थ खटकता है, अर्थात इन समाजों में जो लगाव है, भावनात्मक जुड़ाव है, इसकी जो है कमी देखने को मिलती है। इसके लिए मुख्यतः इन्होंने जो है पूंजीवाद को जिम्मेदार माना है कि पूंजीवाद की जो गत्यात्मकता है अर्थात गतिशीलता है वह जो है इस समाज के लिए व्यक्तिवादिता को बढ़ाने का कार्य कर रही है कि आज व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वह किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर या भावनात्मक क्रियाएं करे। जैसे उदाहरण के स्वरूप आज पूंजीवादी आधुनिक युग में व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर प्रवास के लिए अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, जिनके इनका भावनात्मक जुड़ाव न होकर केवल व्यक्तिवादी सोच है कि सिर्फ पैसे कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। वह वहाँ पर सामाजिक समूह का निर्माण नहीं करते हैं या वैसे ही लोगों का समूह होता है जो इस ऐसे व्यक्ति बनकर गए होते हैं, प्रवास के रूप में वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ का इस कारण से उनमें जो है भावनात्मक कमी देखने को मिलती है। संस्कृति के लोकतांत्रिकरण के कारण व्यक्ति और समाज दोनों आकस्मिक और आमूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। तो आज वैश्वीकरण के युग में जो है संस्कृति और लोकतंत्र एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति की में अधिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समाज उदारवादी पूंजीवाद की देन है और इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक नियोजन की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि समाज को सुधारने या पुनर्निर्माण के लिए जो है भावनात्मकता को विकसित करने के लिए जो है इसमें नियोजन, सामाजिक नियोजन की आवश्यकता है। मैनहीम के अनुसार लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियोजन और समाजशास्त्री दृष्टिकोण में अनुप्रमाणित शिक्षा की आवश्यकता है।
तो मैनहीम मानते हैं कि लोकतंत्र की भावना जो है भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियोजन और समाजशास्त्री दृष्टिकोण की जो है शिक्षा देने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो विद्यमान मतभेद हैं शिक्षा में, उन्हें मिटाने में जो है सहायक होगी और समाज को सही शिक्षा प्रदान करेगी। तो इन्होंने कहा जो समाजशास्त्री नियोजन या समाजशास्त्री दृष्टिकोण की शिक्षा होगी, समाज के विकास या मनोभाव की शिक्षा होगी, वह समाज के मतभेदों को मिटाने और उन्हें सही शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगी। तो यहाँ मैनहीम की जो है प्रमुख वाक्यांश थे या उनकी जो है ज्ञान के समाजशास्त्र के बारे में व्याख्या थी, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। इनके अलावा मैनहीम की जो है प्रमुख कृतियों को देख लेते हैं। मैनहीम में अधिकांशतः जो है जर्मन भाषा में लिखा था। उनकी जो प्रमुख कृतियों का संकलन है वह अंग्रेजी में प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख कृतियां कौन सी हैं। एसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1928 इनकी जो है पहली पुस्तक रही है। आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया 1929 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की बात कही है। मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1935, डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम 1943, फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग 1951, एसे ऑन सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी 1953, एसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर 1956 जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिनमें से आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया और मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो है बार बार पूछी जाने वाली पुस्तकें हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।